प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आज होने वाले कैबिनेट एक्सपेंशन में कौन कौन से लोग मंत्री बन रहे हैं। इससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल दिलीप जायसवाल नीतीश सरकार में मंत्री थे और उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि बीजेपी दरअसल एक पद पर ही अपने नेता को रखती है, ये बीजेपी का विधान है और इसीलिए हमने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मतलब साफ है कि दिलीप जायसवाल अगले प्रदेश अध्यक्ष रहने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कौन कौन से नेता बीजेपी के मंत्री बनने जा रहे हैं, उसमें किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है, ये तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम आपको एक एक नाम बताएंगे कि ये मंत्री क्यों बन रहे हैं, इनको क्यों चुना गया है, बीजेपी से मंत्री बन रहे हैं, आखिरकार उसके पीछे की रणनीति क्या है, सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं। पहले सुनिए दिलीप जायसवाल को। मैंने कहा कि आज शाम में 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री की अनुशंसा के आलोक में महामहिम राज्यपाल महोदय ने शपथ ग्रहण समारोह का अपनी सहमति दिया है और आज 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार राजभवन में होगा। कितने मंत्री लोग आज शपथ लेंगे? 7 मंत्री के शपथ लेने की संभावना है। सातों बीजेपी कोटा से? सातों बीजेपी कोटा से होंगे। कौन कौन बनेंगे? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुशंसा के आलोक में राज्यपाल सचिवालय शपथ ग्रहण के समय उस नाम की घोषणा करते हैं। क्या आपने बतौर आपका जो कार्यकाल रहा राजस्व विभाग का, उसको क्या? मुझे गर्व है कि पूरे बिहार में राजस्व मंत्री के रूप में एक ईमानदार छवि मेरी थी और एक ईमानदार राजस्व मंत्री के रूप में बिहार मुझे पूरा भरोसा है याद करेगा। चलिए, तो ये दिलीप जायसवाल, और दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि एक ईमानदार मंत्री के रूप में मुझे पूरा बिहार याद करेगा, तो अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं दिलीप जायसवाल। सवाल उठता है कि क्या वाकई ऐसा है क्या? ठीक है, उन पे छींटे ना पड़े हों, इसकी बात तो बाद में कर लेंगे, लेकिन हाँ, उन पर अभी तक कोई आरोप नहीं लगा है और इस बात का जिक्र वो स्वयं कर रहे हैं, जनता को करने नहीं दे रहे। पर मंत्री कौन कौन बन रहा है, मुख्यमंत्री की अनुशंसा किस किस नाम को लेकर के हुई है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दे, जो कि सारी जानकारी हमें देने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरोज सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं ध्रुव कुमार। जी हाँ, ध्रुव कुमार जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय कुमार। जी हाँ, विनय कुमार जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ा है और बहुत सारी बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरोज सिंह जी अपने काम पर थे, लेकिन मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने समय निकाला, और सरोज सिंह जी और आप तीनों मेहमानों ने समय निकाला, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार के समय आप सब व्यस्त होंगे। पर मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप लोग के पास जो जानकारी है। सरोज सिंह जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा कि मंत्री पद को लेकर के जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है, दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया सातों बीजेपी से। मतलब बेचारे जेडीयू वाले तो मुंह लटकाए हुए होंगे, उनके लिए तो अच्छी होली नहीं मनेगी। जो कुछ लोग तैयारी में थे कि हम मंत्री बन सकते हैं, भले ही 6-7 महीने बचा हो, लेकिन कम से कम 6-7 महीने में थोड़ा रुतबा, रौला, जनता के बीच पॉजिटिव मैसेज, ये सब तो जाता। पर ये बताइए, 7 लोग कौन हैं जो मंत्री बन रहे हैं, किस नाम की चर्चा है? देखिए पंकज जी, जो सीधी सीधी बात करें, जो आप 7 मंत्री जिसको बनना है, जिनकी संभावना है और करीब करीब ये फाइनल ही है, उसमें डॉक्टर सुनील कुमार हैं, विजय मंडल है, मोतीलाल प्रसाद हैं, संजय सरावगी हैं, राजू सिंह हैं, जीवेश मिश्रा हैं और कृष्ण कुमार मंटू हैं। ये 7 नाम हैं, अलग अलग सामाजिक ताने बाने से आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात
जो आप हम डिस्कस कर रहे हैं कि सातों लोग बीजेपी कोटे से बन रहे हैं, बीजेपी के बन रहे हैं, जबकि 2 कोटा जेडीयू का था। इसका मतलब है कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश सरकार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में है। जब अपना ही कोटा दे रहे हैं बीजेपी को, तो समझिए कि क्या मजबूरी नीतीश कुमार की है कि 7 के 7 लोग जिनका मैंने नाम लिया, डॉक्टर सुनील, विजय मंडल, मोतीलाल प्रसाद, संजय सरावगी, राजू सिंह, जीवेश मिश्रा और कृष्ण कुमार मंटू, ये लोग मंत्रिमंडल का शपथ लेंगे 4 नहीं, बजे। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि वो मोदी और शाह के कंट्रोल में सरकार चल रही है, पर ये बताइए, राजनीति में बहुत चीज जो दिखता है वो कई बार होता भी है और कई बार पर्दे के पीछे की चीज हम देख नहीं पाते हैं। हो सकता है नीतीश कुमार दूर की सोचे हों, बदले में उन्होंने कुछ और मांगा हो सकता है सीटों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत तरह की बात हो सकती है। हो सकता है इस बात पर भी चर्चा हुई हो कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से जब से प्रधानमंत्री वहां गए हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे की खुशी और हंसी छिपाए नहीं छिप रही है। देखिए पंकज भाई, एक परसेप्शन वाली बात है, परसेप्शन पर राजनीति चलती है। अगर जनता दल यूनाइटेड का कोई आदमी मंत्री नहीं बन रहा है, सीधा मैसेज जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड कमजोर हुआ है। दूसरी बात जो आप उठा रहे हैं कि क्या सीएम के लिए कोई आश्वासन मिल चुका है, अगर इस तरह का कोई आश्वासन नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी या अमित शाह के लेवल से मिलता, तो उनके बेटे निशांत को कल ये बोलना नहीं पड़ता पब्लिकली कि एनडीए हमारे पापा को, मेरे पिताजी को सीएम का फेस घोषित करे। ये बात निशांत नहीं बोलते अगर इस तरह का कोई इंडिकेशन उनको मिलता। साफ साफ है, जो अब परिस्थितियां बदली है बिहार की सियासत में, उसमें बीजेपी अब डोमिनेट कर रही है। खासकर दिल्ली के चुनाव नतीजों के बाद इतनी बड़ी जीत मिली है बीजेपी को, तो पूरा फोकस है कि बिहार को भी कंट्रोल में रखा जाए और आगे जो निगोशिएशन हो सीट के लिए या मनचाहे सीटों के लिए, उसमें भी बीजेपी के चले। क्योंकि 4 मंत्री बनने थे बीजेपी के, 2 बनने थे जनता दल यूनाइटेड के, तो सारे के सारे अब बीजेपी के बन रहे हैं। मतलब जो जनता के बीच मैसेज जाएगा वो यही जाएगा कि बीजेपी की ही चल रही है, अमित शाह की चल रही है। हम आप आकलन अलग तरीके से करते हैं, लेकिन पब्लिक जो सोचती है यार ये बाबा सारा मंत्री बीजेपी का ही बन गया, अब तो बीजेपी की ही चल रही है बिहार में, तो ये एक परसेप्शन जरूर जाएगा जनता के बीच में। ये जाएगा। मैं आ रहा हूं, मेरे साथ और 2 मेहमान। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। जिन 7 नाम का जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर सुनील तो हमेशा बीजेपी का झंडा नालंदा में बुलंद करते रहे हैं, फाइनली वो मंत्री बन रहे हैं, डॉक्टर सुनील का नाम है। अगर जाति के हिसाब से हम देखें, जीवेश मिश्रा भूमियार हैं, राजू सिंह राजपूत हैं, और जो मंडल साहब हैं वो क्या धानुक हैं या कोई और जाति हैं? जरा जाति का विश्लेषण कर दें, फिर हम अन्य मेहमान के पास जाएंगे। देखिए, डॉक्टर सुनील कुमार कोयरी बिरादरी से आते हैं। विजय मंडल जो सिक्टी के हैं, अति पिछड़ा केवट समाज है, केवट समाज से आते हैं विजय मंडल। मोतीलाल प्रसाद जो है बैस तेली बिरादरी से आते हैं। संजय सरावगी मारवाड़ी हैं। राजू सिंह राजपूत है, आप खुद बता चुके हैं। जीवेश मिश्रा भूमियार बिरादरी से आते हैं और कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी से आते हैं, अबनौर से विधायक हैं। अभी बड़ी रैली हुई थी कुर्मी की। तो ये सारे सोशल और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। इस तरह से इनका कास्ट बाइफर्केशन हमने आपको बताया। तो चलिए, ये बीजेपी ने सारा समीकरण साधने का प्रयास किया है, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जेडीयू में मायूसी है, कोई सवाल उठा रहा है, विपक्ष क्या कह रही है? देखिए, मायूसी तो है, सवाल नहीं उठाएंगे लोग, लेकिन मायूसी है कि जेडीयू का कोटा बीजेपी को क्यों दिया गया। क्या आगे जब सीट शेयरिंग होगी तब भी क्या यही स्थिति बनी रहेगी? तो एक मायूसी जनता दल यूनाइटेड के खेमे में है। और इस मंत्रिमंडल बंटवारा में किसका चला है? अगर हम इसकी बात करें, किन के लोग मंत्री बन रहे हैं? क्योंकि वहां भी 3-4 खेमा है। एक सम्राट चौधरी, दूसरा नित्यानंद राय, तीसरा विजय सिन्हा, तो कई सारे लोगों के नाम आते हैं। किसका चला है? चौथा कहा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष। कौन हावी रहे हैं?
हमको लगता है कि सम्राट चौधरी की इसमें ज्यादा चली है और दिलीप जायसवाल का भी आंशिक तौर पर चला है। यही दो लोगों ने इस कैबिनेट को फ्रेम किया है पंकज भाई। चलिए, तो आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ध्रुव कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ बीजेपी का चला, जेडीयू का नहीं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी बिल्कुल, सरोज जी ठीक कह रहे थे। निश्चित तौर पर इसमें बीजेपी हावी हो रही है और जिस तरह से उन्होंने नियंत्रित करने की कोशिश की है वो अब उसमें सफल हो रहा है। वो पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद नहीं साध पाए थे जिन चीजों को, वो धीरे धीरे अब उस पटरी पर आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि मैसेज यही जा रहा है कि बीजेपी मजबूत हो रही है और लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड खेमे में इस बात को लेकर मायूसी है। अभी तक जो बड़ी भूमिका थी वो छोटी होती दिख रही है। हालांकि ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी स्थिति यही थी, लेकिन उस समय बीजेपी ने अपना दिल बड़ा कर किया, फराख दिली जिसको कहते हैं, उन्होंने दिखाई और नीतीश कुमार को एक तरह से सत्ता सौंपा। अन्यथा महाराष्ट्र वाली स्थिति हो सकती थी यहाँ पर, जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेके। ठीक है, महाराष्ट्र वाली स्थिति हो सकती थी। विनय जी, क्या आपको लग रहा है नीतीश कुमार सरेंडर कर दिए हैं? लेकिन बेटा तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री अनाउंस करिए। सवाल यह उठता है कि आरजेडी इस पूरे मसले को किस तरीके से देखेगा, कैसे जेडीयू को घेरेगा? जेडीयू सरेंडर हो गई है, उसके कैडर, उनका मनोबल नीचा हो सकता है, बहुत तरह की कानाफूसी हो सकती है। कैसे देख रहे हैं आप? अनम्यूट करिए जी। पंकज जी, सबसे बड़ी बात है जो बिहार की इस समय राजनीति है, बाप बेटे में सिमट कर रह गई है। एक बाप अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और एक बेटा अपने बाप को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है अगली बार के चुनाव में। यही बिहार की राजनीति है। यानी कि लालू यादव चाहते हैं हमारा बेटा बन जाए और नीतीश जी के बेटा चाहते हैं कि फिर अगली बार मेरे पापा बन जाए। तो बिहार की राजनीति यहां पर अटकी हुई है। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि सरेंडर करने, तो नीतीश कुमार का चरित्र नहीं रहा है सरेंडर करने का। नीतीश कुमार को जो लोग जानते हैं और हम लोग बहुत नजदीक से उनको जानते हैं, नीतीश कुमार कभी किसी के सामने सरेंडर कर नहीं सकते, उनके स्वभाव में नहीं। वो अपने अनुसार चीजों को चलाते हैं। जो आप अभी ब्रेकअप देख रहे थे कि जदयू के 13 विधायक आप बता रहे हैं जो मंत्री हैं इस समय, बीजेपी के 14 हैं, इसके अलावा एक हम के मंत्री हैं और एक इंडिपेंडेंट। तो इनको भी आप हम के और इंडिपेंडेंट को तो नीतीश कुमार के साथ ही मान लीजिए, तो इनका 15 मंत्री हो जाता है। तो 14 अभी बीजेपी के वर्तमान है और 7 और बन रहे थे, 21 बन रहे हैं। अब विधायकों की संख्या देखिए कि 43 विधायक है नीतीश कुमार। अगर 1-2 विधायक और आ गए तो 45 के आसपास विधायक होंगे और 78 के आसपास विधायक बीजेपी के। तो काफी अंतर है। तो निश्चित रूप से जो विभाग अलॉट है, जो मंत्री बन रहे हैं साथ, जो विभाग अलॉट है बीजेपी के मंत्रियों के पास, वही विभाग के ये लोग मंत्री बनेंगे। इनको कोई नया विभाग नहीं मिलेगा। पहले से तय था, जब गठबंधन हुआ था बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार ने विभागों का बंटवारा कर दिया था और कौन कौन विभाग जदयू के कोटे के पास, जदयू के कोटे में रहेगा और कौन कौन विभाग बीजेपी के कोटे में। तो अभी स्थिति यह है कि बीजेपी के कई मंत्रियों को ओवरबर्डन है, कई विभाग उनके पास है। तो उन विभागों को उन मंत्रियों से हटा के इन मंत्रियों के जो नए मंत्री बन रहे हैं, जो 7 विधायक नए मंत्री बन रहे हैं, इनको वो विभाग दिया जाएगा। चूंकि यह चुनावी वर्ष है, चुनाव का समय है, तो मंत्रियों के लोड को घटाया जाएगा। सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है और जो तमाम मंत्री, इनके लोड को घटाया जाएगा और इनको संगठन के काम में भी एक्टिव किया जाएगा। तो मुझे लगता है यही बीजेपी की रणनीति है और उसमें कास्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा गया है कि सभी कास्ट का प्रतिनिधित्व हो, जो नाराज है उनको जगह मिले। और जहां तक जदयू का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत नाराजगी किसी। हाँ, जब रिसफल होता है तो हर आदमी, जो हर विधायक है, वो चाहता है हम मंत्री बने। लेकिन अब जो अमेंडमेंट है संविधान का,
उसके तहत आप 15% से ज्यादा मंत्री बना नहीं सकते हैं। एक समय में 75-76 मंत्री बिहार में बनते थे। हम वो लोग बना वो नहीं दौर भी सकते देखे। हैं, बना नहीं सकते हैं, लेकिन जेडीयू किस तरीके से एक्सप्लेन करेगी ध्रुव जी अपने लोगों के सामने, अपने कैडर्स के सामने, कि सातों के सात मंत्री बीजेपी के बन गए? तो आखिरकार जेडीयू को भी तो अपने कैडर्स का मनोबल ऊंचा रखना होगा। चुनाव से पहले का समय है। भले ही बीजेपी ने सभी जाति के समीकरण को संतुलित रखने का प्रयास किया है, लेकिन जेडीयू भी तो एक पार्टी है और सत्ताधारी पार्टी है, उसके मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे जनता के बीच में जाएगी? कि किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुझे लगता है यहीं पर जदयू को बैकफुट पे आना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो गणित है वो उनके पक्ष में नहीं है। वो सिवाय इसके ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे विधायकों की संख्या के हिसाब से हमारे मंत्रियों की संख्या इतनी निर्धारित है और वो हमने पहले ही पूरा कर लिया है। बीजेपी को अभी ये फुटेज मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, लेकिन ये समीकरण उनके पक्ष में है। वो कह सकते हैं भाई, और इस समीकरण के नाते ही वो अपने को डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन यहां ये नीतीश कुमार जी थोड़ा कमजोर दिखते हैं। अगर वो चाह सकते थे तो बीजेपी के कोटे के ही अपने 2 लोगों को, 4 लोगों को, 3 लोगों को एंट्री करा सकते थे। यहां पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से बीजेपी मजबूत हो रही है। यानी जो बातें नीतीश कुमार जी पहले बनवाते रहे हैं किसी भी तरह से, वो बीजेपी अब उतनी आसानी से उन बातों को नहीं मान रही है। यही मुझे लगता है कि संकेत है कि आने वाले दिनों में टिकट बंटवारे में भी इस बात को लेके जिच हो सकती है। क्योंकि नीतीश जी अब तक, पिछली बार भी आधा आधा उन्होंने बांट लिया था, उससे पहले भी उनका लोकसभा में भी यही रणनीति थी, जितना आप जितना हम। तो इसका मतलब है कि अब वो इन शर्तों को बीजेपी को मनवाने के मामले में कमजोर साबित हो रहे हैं। और यही कारण है कि उनके पुत्र को कहना पड़ रहा है कि एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार जी का नाम घोषित करना चाहिए। उन्हें भी आशंका है, पूरे जदयू को आशंका है, और मुझे लगता है कि इस बात को नीतीश जी भी समझ रहे हैं कि अब हमारी स्थिति वैसी नहीं है, और पूरे दमखम से वे अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, कोशिश करेंगे कि इस बार भी कम से कम उनको इस पोजीशन में आने की स्थिति में उनको लाने की कोशिश करे कार्यकर्ता, वोटर्स, ताकि वो बराबर समान रूप से टिकट ले सकें और फिर अगली विधानसभा में भी मुख्यमंत्री बतौर वो पेश हो सके। ये महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि अभी अगले 2-4 महीने में इसको लेकर बहुत माथापच्ची होगी, समीकरण बनेंगे, टूटेंगे, और दबाव की भी राजनीति बनेगी। नीतीश कुमार की अभी जो कार्यशैली आप गौर करेंगे तो बहुत एक्टिव हो गए, बहुत एक्टिव मोड में दिख रहे हैं आपको। कारण कि वो ये जनता में संदेश देना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है बिहार में, जितना विकास का काम हो रहा है, जितनी पॉलिसी बन रही है, वो सब हमारे जरिए है। बीजेपी की कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं से केंद्र इसमें कितना सहयोग कर रहा है, कैसे राष्ट्रीय परियोजनाओं को हम बिहार में लेके आ रहे हैं, और किस तरह से हमने अलग से, जो भले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र से हमें नहीं मिला, लेकिन उसकी भरपाई विभिन्न परियोजनाओं के जरिए हुई है। ये बीजेपी के लोग निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोटरों के बीच देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक बहुत मतलब कह सकते हैं मजेदार संघर्ष बाहर में तो दिखेगा, अंदर में भी होगा, हो रहा है, इसकी ये बानगी है। चलिए, तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, ये एक बानगी है, बहुत कुछ हो रहा है। सरोज सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? सरोज जी की, हाँ। तो विनय जी, मैं आपसे आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम जातीय समीकरण को देखें तो क्या बीजेपी हर जाति में अब अपनी पैठ बनाना चाह रही है? इसमें कोयरी भी हैं, मतलब कुशवाहा भी हैं, इसमें वैश्य भी हैं, इसमें मारवाड़ी भी हैं, इसमें भूमियार भी हैं, इसमें राजपूत भी हैं। तो अगर आप जाति के हिसाब से देखें तो बीजेपी ने पूरा एक संतुलित मंत्रियों को बनाने का प्रयास किया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग करने में अब बीजेपी काफी आगे है। आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के इस समय केंद्र में मंत्री, पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हैं। तो जो सोशल इंजीनियरिंग एक समय 90 में मंडल कमीशन के बाद जो समाजवादी पार्टियां थी वो कर रही थी, वो काम इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही, और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा ध्यान केंद्रित करके कर रही।
कई लोग कह रहे थे कि यादव कोटे से भी कोई मंत्री बन सकते हैं, नवल यादव वगैरह की चर्चा थी, बहुत जुझारू थे, एमएलसी हैं, कई टर्म के एमएलसी हैं, तो उनकी भी चर्चा थी। लेकिन मुझे लगता है इस बार बीजेपी यादवों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही, क्योंकि उसको मान रही है कि ये वोट हमारा परंपरागत वोट नहीं है, जो वोट मेरा परंपरागत वोट है उस पर बीजेपी फोकस की है, और उसी के कारण इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है, पर ये बताइए, ये कृष्ण कुमार मंटू इनका नाम है, जीवेश मिश्रा तो ठीक है पुराने चेहरे हैं, पर ये संजय सरावगी ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं अपने इलाके से, बड़े चर्चित विधायक भी रहे हैं, तो स्वाभाविक है बीजेपी ने इनको जगह दिया है। अगर हम डॉक्टर सुनील कुमार की बात करें तो नालंदा में डॉक्टर सुनील लगातार बीजेपी का झंडा बुलंद करते रहे हैं। अगर हम अन्य लोगों की बात करें तो मैं चाहूँगा विनय जी जरा आप ये एक्सप्लेन करें कि ये जो माता प्रसाद हैं उनकी क्या खासियत है। पार्टी ने सिर्फ जाति को साधने का प्रयास किया है, क्योंकि राजू सिंह हैं वो वीआईपी पार्टी के साथ थे, वो बीजेपी में आ गए, तो राजू सिंह के बारे में बीच बीच में कहा जा रहा था कि वो छोड़ करके भी जा सकते हैं, तो मुझे लगता है उनको मंत्री बना करके बीजेपी ने उनको साध लिया। जहाँ तक विजय कुमार मंडल हैं, सिकटी से विधायक हैं, इनकी क्या खासियत है जरा इनके बारे में बताएं। और साथ ही साथ अन्य जो मंत्री हैं जिनकी चर्चा बहुत हमने मीडिया में सुनी नहीं है, मुझे लगता है दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार कृष्ण कुमार मंटू जो कि अमनौर से विधायक हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें माता जीवेश मिश्रा ये तो जाले से विधायक हैं, काफ़ी जुझारू नेता समझे जाते हैं। अगर हम और लोगों की भी बात करें तो सवाल ये उठता है, संजय सरावगी हमने आपको कह ही दिया, माता प्रसाद इनको चुनने के पीछे वजह क्या दिखाई पड़ता है, पार्टी की रणनीति क्या हो सकती है? मोतीलाल प्रसाद मेरे ख्याल से। मोतीलाल प्रसाद, जी हाँ, जी हाँ, रीगा से, सीतामढ़ी से हैं, और ये तेली जाति से। आप जानते हैं तेली समाज या वैश्य समाज कहिए कि उसकी, क्योंकि वैश्य समाज से एक मंत्री हट भी रहे थे दिलीप जायसवाल, उन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है, तो उसकी जगह पर एक भरपाई के लिए एक जुझारू नेता है उस इलाके में, सीतामढ़ी के इलाके में अच्छी प्रतिष्ठा और वैश्य समाज का काफी वोट है सीतामढ़ी के इलाके में। पहले भी वहां से सांसद भी वैश्य समाज के हुआ करते थे, अभी इस बार लवली आनंद वहां से सांसद है शिवहर से, और सीतामढ़ी से जो पहले विधान परिषद के चेयरमैन थे वो अभी सांसद हैं। तो उस इलाके में बनिया समाज को तवज्जो देने के लिए इनको बनाया गया है। इसी तरह से साहेबगंज से आते हैं राजू सिंह, बहुत दबंग नेता माने जाते हैं, काफी पुराने हैं, कई टर्म के विधायक हैं। तो उस इलाके में खास करके मुजफ्फरपुर का जो इलाका है या उत्तर बिहार का इलाका है, उस इलाके में राजपूत मतदाताओं में जोश भरने के लिए इनको जगह मिली है। जीवेश मिश्रा मिथिला से आते हैं और जाले दरभंगा विधानसभा क्षेत्र है इनका, पहले भी मंत्री रह चुके और काफी अनुभवी हैं, काफी जुझारू हैं, तो उनको जगह दिया गया है। संजय सरावगी जो दरभंगा से हैं, बहुत पुराने नेता हैं बीजेपी के, और सुशील मोदी वगैरह जब एक्टिव थे उस समय से ही एक्टिव रहे हैं, और बार बार इनका पहले भी नाम चलता रहा है मंत्री में, लेकिन इस बार उनको जगह मिली है। विजय मंडल है केवट समाज के, अररिया से। विजय मंडल जब आनंद मोहन की पार्टी बनी थी 95 में, तो आनंद मोहन की पार्टी से एक ही आदमी जीतने में कामयाब हुआ था, वो विजय मंडल है। इस समय वो बीजेपी में है विजय मंडल, केवट समाज से हैं, केवट की आबादी काफी है उस इलाके में, तो उनको जगह दी गई। सुनील कुमार जो 5वां टर्म के विधायक हैं, उनको मौका मिला, कोयरी समाज से हैं, बिहार शरीफ से हैं, तो कोयरी कुर्मी धानुक जो आधार वोट है समता पार्टी के जमाने से बीजेपी का, ये जदयू का रहा है, इस वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए ये काम किया गया है। बीजेपी ने अपना वहां विस्तार किया है, और कृष्ण कुमार मंटू भी पहले जदयू में रह चुके हैं और अभी कुर्मी रैली कराए थे, जुझारू नेता हैं, इनको भी अवसर मिला है।
ये अमनौर से आते हैं, तो बहुत बेहतर कास्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि नहीं, पर मुझे इंटरेस्टिंग बात एक ये दिखाई पड़ रही है कि ये कुर्मी के विधायक हैं, उन्होंने कुर्मी रैली कराई थी, बीजेपी उनको मंत्री बना रही है। ध्रुव जी, इस ये राजनीति किस ओर जा रही है? जरा ये समझना बहुत दिलचस्प हो रहा है कि आखिरकार ये कुर्मी की रैली कराते हैं, बीजेपी इनको मंत्री बना रही है। बीजेपी क्या अब सीधा कुर्मी में सेंधमारी करने का सोच रही है? क्या चल रहा है बीजेपी के भीतर? जी देखिए, दिखेगा तो यही कि एनडीए का वोट बैंक मजबूत हो रहा है और दोनों मिलके लड़ेंगे। लेकिन ये जो सत्ता के संघर्ष में अंदरूनी जो झगड़े होते हैं, कंपटीशन होते हैं, उसकी एक बानगी है। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये सोच रही है बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं या उनके जो आला कमान है या उनके जो आप कह सकते हैं पॉलिसी मेकर हैं, थिंक टैंक हैं, अमित शाह जी और नड्डा जी और उनके लोग, उनकी है कि अगर किसी कारणवश जदयू से अलग होकर स्थितियां बनी तो कम से कम हर वोट तरह से हर जगह से वोट आए, हर जाति से वोट उनके पास आए। ये भी रणनीति पर एक काम चल रहा है जिसका ये उदाहरण आप समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर कोयरी और कुर्मी, निश्चित कोयरी को माना जा रहा है कि अभी वो लवकुश समीकरण जदयू के साथ नहीं है, तो उसको भी साधने की कोशिश की गई है, जो पहले से भी हमें दिख रहा है सम्राट चौधरी और बाकी लोगों के तरीके से। और जिसकी विनय जी चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि तेली समाज से तेली वर्ग से अगर किसी को प्रतिनिधि मिल रहा है बीजेपी में, तो ये प्रतिनिधित्व तो समझिए कि आप जानिए कि बीजेपी को कमजोर करने के लिए कभी नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा वर्ग में तेली समाज को रखा था, वैश्यों को कमजोर करने के लिए। ये बहुत वेल नोन फैक्ट है। और इन्होंने कह सकते हैं जैसे दलित को महादलित में बांटा, उस तरह से उन्होंने पिछड़ों में भी कुछ लोगों को अति पिछड़ा निकाला, जिससे कि कोयरी भी प्रभावित हुआ और वैश्य भी प्रभावित हुआ। तो ये बीजेपी की एक आप कह सकते हैं आला दर्जे की रणनीति के तहत इन्होंने अपने उन वोट बैंकों को भी साधने की कोशिश की है। इस बार के अगर इन सातों को ही जगह मिलती है विधान सभा के जो सदस्य हैं जो आते हैं मंत्री परिषद में, तब हो सकता है बीजेपी अक्सर चौंकाती रहती है। अगर आधिकारिक तौर पर इन सातों के नामों की घोषणा बीजेपी ने अभी नहीं की है, तो हो सकता है कि एक आध और आपको फेरबदल दिख जाए, नए चेहरे मिल जाए, जिसकी भी संभावना अंतिम तक बनी रहती है, क्योंकि बीजेपी की जो कार्यशैली है वो इससे लोग जो परिचित है। तो कह सकते हैं कि इन्होंने न सिर्फ जातीय समीकरण का ध्यान रखा है, बल्कि भविष्य में अपने दोस्तों, और राजनीति में कोई हमेशा के लिए दोस्त और कह सकते हैं शत्रु नहीं होता, तो उसका भी उन्होंने ध्यान रखा है। नहीं, पर हमारे पास अभी जानकारी आ रही है सम्राट चौधरी के घर पर मीटिंग चल रही है, और जहां तक सवाल है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वो राजभवन पहुंच चुके हैं। राजभवन, क्योंकि जो भी ये कैबिनेट एक्सपेंशन होता है या कैबिनेट से जुड़ी कोई भी बात होती है, तो डॉक्टर सिद्धार्थ ही आईएएस ऑफिसर हैं जो उसको देखते हैं। तो जो मेरे पास जानकारी आ रही है उस हिसाब से डॉक्टर सिद्धार्थ का राजभवन में पहुंचना, और साथ ही साथ हम कहें तो इस तरीके से कि सम्राट चौधरी के घर पर मीटिंग होना, ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो बीजेपी के नेता हैं, वहाँ सरकार में जो नीतीश कुमार के बाद है नंबर 2 सम्राट चौधरी, उनके साथ मीटिंग हो रही है। उसके बाद ये सारे लोग राजभवन पहुँचेंगे, आरिफ मोहम्मद खान उनको शपथ दिलवाएंगे। और चर्चा एक ये भी निकल करके आ रही है कि हो सकता है कि जब से डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कह दिया है कि भाई ये सातों के सात मंत्री बीजेपी से होंगे, उससे पहले एक चर्चा ये उठ रही थी विनय जी कि कुछ एमएलसी को ड्रॉप किया जा सकता है और जेडीयू एमएलए को मंत्री बना सकती है। लेकिन अब जेडीयू कोटे से कोई मंत्री तो बन नहीं रहा, ये बात बहुत साफ हो गई। तो अब सवाल उठता है, तेली, मारवाड़ी, भूमिहार, राजपूत, कोयरी और कुर्मी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है विनय जी, क्योंकि चुनाव से पहले, और वो भी वो नेता जिन्होंने कुर्मी रैली करवाई, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? कल जो
नीतीश कुमार के सुपुत्र ने जो आवाज उठा दी, कहा पिता को पहले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करिए, और दूसरा उन्होंने एक और मार्के की बात कही, वो ये कही कि भाई गठबंधन में तो पीएम तारीफ करेंगे ही करेंगे, और अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि जनता के बीच में जाइए, पिताजी ने जितना काम किया है लोगों को बताइए। और लोगों ने इतनी कम सीटें दी इस बार, फिर भी पिताजी ने डेवलपमेंट का काम जारी रखा। तो ये भी मेरे पास जानकारी है कि चुनाव में निशांत उतर सकते हैं, निशांत की एंट्री हो जाएगी। और ये भी जानकारी आ रही है कि निशांत महासचिव के पद पर भी बहुत जल्दी कार्यरत हो सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। गठबंधन के भीतर ही सहमत का खेल चल रहा है, सभी लोग अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन बाहर कहते हैं कि हम सब एक हैं, एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। और जब निशांत एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का इशारा देते हैं तो तेजस्वी यादव जोरदार तरीके से इसका समर्थन करते हैं, वेलकम करते हैं। तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर घेरते नहीं है कि जो लोग परिवारवाद के विरोध में बात करते थे उनके सुपुत्र नेतागिरी में आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। इस बात पर तेजस्वी यादव कतई नीतीश कुमार को घेरते नहीं। ये पॉलिटिक्स जो बिहार में हो रहा है विनय जी, वो बहुत सीधा दिख रहा है पर सीधा चल नहीं रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, देखिए, राजनीति कभी जो दिखता है वो होता नहीं है पंकज। राजनीति का मतलब ये है कि होता कुछ है, दिखता कुछ है, किया कुछ जाता है। और ध्रुव जी जो कह रहे थे वो बात भी इसमें सच्चाई है। हम लोग कई अवसर पर ऐसा देखे हैं कि फाइनल लिस्ट हो गया, वारंट जारी हो गया, बुला लिया गया और मंत्री का ओथ नहीं कराया गया। आपको झारखंड में ही पिछली सरकार का उदाहरण बताते हैं। बैद्यनाथ राम को बुला लिया गया, उनके नाम पर वारंट जारी हो गया, राजभवन में उनकी तख्ती लग गई, और बीच रास्ते जब वो राजभवन पहुंच रहे थे उनको कह दिया गया कि आप मत आइए, आपको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, और मंत्री बनते बनते रह गए। तो इस तरह की बातें होती है। जब तक अगर शपथ नहीं ले ले मंत्री, तब तक सही रूप से अभी के समय में और कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि आजकल बड़ा गोपनीयता इसमें बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दावेदार बहुत ज्यादा होते हैं। तो दावेदारों से बचने के लिए भी बहुत गोपनीय तरीके से लिस्ट भेजा जाता है। हालांकि हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग सूचना कहीं न कहीं, कई जगह ऐसा है जहां से सूचनाएं निकल जाती है, पता चल जाता है कि कौन लिस्ट भेजा गया, क्या भेजा गया। कई बार तो ऐसा हम लोग देखे कि जब हम लोग लिस्ट बता देते हैं तो जो मंत्री बनने वाले वो आश्चर्यचकित होते हैं। एक बार बिहार का किस्सा हम बता देते हैं। नंदकिशोर यादव उस समय पथ निर्माण मंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। नंदकिशोर यादव को उनका विभाग बदल दिया गया, उनको मालूम नहीं था कि उनको विभाग बदल दिया गया। हम जब राजभवन में उनको बताए कि भाई नए मंत्री के रूप में, मेरे ख्याल से स्वास्थ्य मंत्री उनको बनाया गया था बाद में, स्वागत है, तो वो एकदम से चौंक गए और एकाएक जाके नीतीश कुमार के पूछने लगे कि भाई मेरा विभाग आप बदल दिए क्या, जबकि वो एनडीए के कन्वीनर थे, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब मेरी स्थिति भी थोड़ी खराब हो गई, क्योंकि ये बहुत गोपनीय सोर्स से हमको पता चला था कि प्रेम कुमार को पीएचडी मंत्री बना दिया गया और इनका विभाग बदल दिया गया, पथ निर्माण मंत्री बना दिया गया, और प्रेम कुमार को पथ निर्माण, ये पथ निर्माण मंत्री से दूसरे मंत्री स्वास्थ्य मंत्री शायद बन गए थे। तो राजनीति में बड़ा उलटफेर होता है, और कब क्या होगा कहना बड़ा कठिन है। जब तक हो नहीं जाए तब तक आप सही ढंग से कोई चीज कह नहीं सकते। और अनेक अवसर पर हम लोग ये देखें, रात में नाम कटते हुए, रात भर चल रहा है, सवेरे नाम कटते हुए, सवेरे नाम जुटते हुए, कई बार मंत्री का राजभवन में या राष्ट्रपति भवन में पहुंचने के बाद ओथ लेने से इनकार। यशवंत सिन्हा 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मंत्री बनना था, गए, उनको पता चला कि उनको राज्य मंत्री बनाया गया, वो शपथ लेने से इनकार कर गए। इंदिरा जी के सरकार में भागवत जहाजाद को इसी तरह राज्य मंत्री बनाया गया, भागवत जहाजाद इनकार कर गए कि हम नहीं, राज्य मंत्री नहीं बने। तो कई ऐसे लोग हैं जो जब तक शपथ नहीं हो जाए कहना कठिन है। तो इस तरह की बातें होती है। नहीं, पर विनय जी ये बताइए, ये पूरे नाम जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं उसमें चला किसका है?
सम्राट चौधरी बॉस हैं या नित्यानंद राय का देखिए- खेमा भी एक्टिव दिखा है? क्या विजय सिन्हा के जी- भी लोग हैं? कौन किन का चला है, या दिलीप जायसवाल की ज्यादा चली है? क्योंकि अगर ये देखिए, कहने की बात होती है कि हमारे पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, अरे गुटबाजी तो है ही, वो तो होता ही है, देखिए, वो हर दल में। पंकज जी, हाँ, पंकज जी जो बीजेपी के कार्यशैली को जानते हैं, और हम लोग जो बीजेपी को बहुत कवर किए हैं लंबे अरसे से, बीजेपी में किसी एक व्यक्ति की चलती नहीं होती है। बीजेपी में जो प्रदेश अध्यक्ष रहता है वो भी परेशान, नेता विधायक दल वो भी परेशान, क्योंकि बीजेपी में कई कॉर्नर से खबरें और कई कॉर्नर से चीजों का मॉनिटरिंग होता है, और पूरी मॉनिटरिंग होने के बाद कोई निर्णय होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं वहां सामूहिक निर्णय होता है। तो सामूहिक निर्णय में कोई एक व्यक्ति का बहुत मुझे नहीं, नहीं लगता है चल पाता पर है। ठीक है, एकाध ठीक है, केस में कुछ ठीक हो है, जाता ठीक है, है। लेकिन विनय जी, मैं दो सवाल आपसे करना चाहूंगा। बीजेपी नालंदा से डॉक्टर सुनील को मंत्री बना रही है, मतलब नालंदा में भी बीजेपी कमजोर रहना नहीं चाहती है। कुर्मी सम्मेलन जो कराते हैं उनको भी बीजेपी मंत्री बना रही है, मतलब अब कुर्मियों को भी बीजेपी साधना शुरू कर दी है। और तीसरी बड़ी बात, 7 के 7 विधायक बीजेपी के मंत्री बन रहे हैं, मतलब बीजेपी का ही चल रहा है। इन तीनों मुद्दे को उठा करके हम देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी अब फुल एग्रेसिव मोड में है, T20 के लास्ट 5 ओवर को खेल रही है? अब बीजेपी कोई बात का परवाह नहीं कर रही है? नहीं, देखिए, परवाह करने, जहां गठबंधन की राजनीति में तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार के लिए लाडले शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं, देश के सबसे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी हैं, दुनिया में जिसकी लोकप्रियता है वो नीतीश कुमार की लोकप्रियता को स्वीकार कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, और उनके लिए लाडले शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप देखिए कि अरे तो प्रधानमंत्री ये का तो राजनीति किस में तरह से- विनय जी होता ही है ना, कि हम मीठा मीठा शब्द का प्रयोग करें और आपकी जमीन ही खींच लें। ये कौन सा नया बात है राजनीति में? देखिए, हर दल अपना विस्तार चाहता है पंकज जी, हर दल की इच्छा होती है। अब नीतीश कुमार की काबिलियत देखिए कि 43 विधायक पर उनके 13 मंत्री, और उनके पास कौन कौन सा विभाग है। सारा महत्वपूर्ण विभाग तो नीतीश कुमार के पास है, सारा में होम मिनिस्ट्री उनके पास है, सारा IAS IPS का ट्रांसफर उनके पास है। भाई आप चले जाइए, मंत्री बन जाइए, और आप अपने इच्छा अनुसार सेक्रेटरी भी नहीं रख सकते हैं। आपका कंट्रोल क्या रहेगा? सारा चीज जो तय होता है, अगर बहुत काबिल मंत्री हैं, आपको ऐसा सेक्रेटरी बैठा दिया जाएगा कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री होता है वही सर्वोच्च होता है, और जब तक नीतीश कुमार है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बीजेपी हाँ, बीजेपी अपना काम करती है। बीजेपी एक संगठित, एक सबसे बड़ी पार्टी देश की है, और उस नाते वो संगठन वाली पार्टी है। 24 घंटा राजनीति बीजेपी के लोग करते हैं, प्रधानमंत्री 24 घंटा करते हैं, अमित शाह करते हैं, जेपी नड्डा करते हैं। और जेपी नड्डा को भी लगता होगा 1960 में बिहार के पटना में जेपी नड्डा का जन्म हुआ। पूरे देश में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है, लेकिन बिहार में आज तक बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री। नड्डा जी भी काम करते थे, एक वर्कर के रूप में काम करते थे, सारे अखबार के दफ्तरों में पहुंचाने जाते थे बीजेपी का प्रेस नोट, अपनी पार्टी का प्रेस नोट। तो उनको भी लगता होगा कि भाई जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम अपने जहां हम जन्म लिए उस प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार अपने मतलब बलबूते आप पर मान रहे तो हैं, कोशिश- आप मान रहे हैं कि ये इशारा है बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने का भरपूर प्रयास करने में जुट गई है। ध्रुव कुमार जी, मैंने जो नहीं, सवाल एक चीज उठाया और आखिरकार, इसमें हम- हाँ नहीं आ रहे हैं विनय जी, आ रहे हैं आपके पास, नहीं, आ रहे हैं जी। एक चीज इसमें हम कर सकते हैं, अगर नीतीश कुमार बाद में छोड़ेंगे मुख्यमंत्री पद स्वास्थ्य कारणों से, तो हो सकता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और नीतीश जी का अरे तो पुत्र है, हमारे पास तो उप मुख्यमंत्री नहीं हो जाए। मेरे पास तो एक और जानकारी है। कहा यह जा रहा है कि भाई लालू जी का मैसेज है, बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दो, हमको बेटे को उप मुख्यमंत्री बना लो नीतीश बाबू को, नहीं तो बीजेपी पार्टी खा जाएगी। ये जो आरजेडी कहती है वो दिख रहा है क्या? ये ऐसा ही होता दिख रहा है क्या?
भाई तेजस्वी सीनियर हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाएं, निशांत उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और कुर्मी सम्मेलन में बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि तेजस्वी निशांत एक मिलकर के और सरकार चलाएं, लेकिन जो कुर्मी सम्मेलन कराए उनको तो बीजेपी पुरस्कृत कर रही है। तो मुझे तो कुछ और दिखाई पड़ रहा है ध्रुव जी, ये हो क्या रहा है, राजनीति जा किधर रही है? जी बिल्कुल, आपका इशारा बिल्कुल सही है। और एक समीकरण जो नया बनने की संभावना दिखती है, वो जो आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं या जिस ओर बहुत लोगों का ध्यान है, तो उसके आप कह सकते हैं आलोक में ये चीजें चल रही हैं। क्योंकि बीजेपी के पास भी नीतीश जी का विकल्प तैयार है। जैसे कि तेजस्वी जी ने अभी नीतीश कुमार जी के सुपुत्र को आगे करके अपनी भावी रणनीति या भावी कह सकते हैं राजनीति की दिशा तय करने की कोशिश की है। चिराग पासवान को आप सामने रख सकते हैं। और बीजेपी शुरू से मुझे लगता है कि उनकी कमजोरी रहे हैं चिराग पासवान, उनको एक विकल्प के रूप में कि नीतीश कुमार जी के विकल्प के रूप में रखा गया है। और याद होगा आपको पिछले विधानसभा चुनाव में तमाम चीजों के बाद भी चिराग पासवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये बात मानी गई कि वो हनुमान हैं। वो खुद को कहते रहे कि मैं हनुमान हूं मोदी जी का, और एनडीए के खिलाफ में उन्होंने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उस बात का उन्होंने ध्यान रखा कि जहां जदयू के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। और यह माना जाता है कि नीतीश कुमार की स्थिति जो कमजोर हुई विधानसभा में, वो 75 से लगभग घट के 45 पर जो आ गए, 43 पर आ गए, उसके पीछे चिराग पासवान ही थे। और जिस तरह से पारस जी में और चिराग पासवान नहीं, का नहीं, वो सारी बातें ठीक है, वो थे, वो तो पास्ट की बात है, वो तो पास्ट की बात है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि डॉक्टर सुनील लगातार नालंदा में जेडीयू को आड़े हाथों लेते रहे और बीजेपी का झंडा बुलंद करते रहे। नीतीश कुमार के गढ़ में डॉक्टर सुनील का मंत्री बनाया जाना ये कोई आसान काम नहीं है। मतलब अब बीजेपी बिल्कुल छक्का मारने के मूड में आ चुकी है, ये साफ दिखाई पड़ता है। कुर्मी सम्मेलन को जिसने कराया उसको बीजेपी पुरस्कृत कर रही हो, मतलब बीजेपी के इरादे बहुत साफ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, केवट समाज से जो हैं, मैं मान सकता हूं कि ये मुकेश सहनी को मैसेज होगा कि देखो एक राजभूषण चौधरी को तो केंद्र में मंत्री बना दिया, इधर इसको भी मंत्री बना दे रहा हूं, तुम्हारी राजनीति की क्या स्थिति होगी देख लो। ये सब तरीके से राजनीति में मैसेज दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार के गढ़ में डॉक्टर सुनील का मंत्री बनना मुझे चौंका रहा है। कुर्मी सम्मेलन कराने वाले विधायक को मंत्री बनाना मुझे हैरान कर रहा है। और निश्चित रूप से एक बड़ा इशारा बीजेपी दे रही है, और सातों के सात मंत्री बीजेपी कोटे से हों, ये और भी हैरान करने वाली बात है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। ऑफ द रिकॉर्ड मेरी कुछ विधायकों से बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड मेरी कुछ नेताओं से बात हुई, उनका यह कहना है कि यह निश्चित तौर पर हैरान करने वाला है। नहीं, इसमें हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, अब स्पष्ट है कि समीकरण क्या है। समीकरण सातों सीट बीजेपी के खाते के हैं, तो उनको क्यों जदयू को मुफ्त में, अब मुझे फिर कह रहा हूं कि ये स्थिति अब नहीं है बीजेपी के पास कि वो बहुत ज्यादा झुककर, मतलब हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी सिस्टुप्स टू कॉन्कर, तो झुककर अब विजय हासिल करने की, झुककर जीत हासिल करने की स्थिति में अभी फिलहाल बीजेपी नहीं है। जहां तक आप बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील की, डॉक्टर सुनील से पहले आरसीपी के जरिए भी नालंदा कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री का गढ़ है, उसमें सेंधमारी की कोशिश की गई थी। कभी ज्वाइन किया था आरसीपी ने बीजेपी, फिर बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। संभावना है कि हो सकता है एक आध सीट उनको समीकरण के तहत, अगर वो एनडीए में आना चाहे तो बीजेपी अपने खाते से एक आध सीट उनको दे सकती है। यानी वो कहीं ना कहीं से भविष्य की राजनीति पर बीजेपी काम कर रही है, इस उम्मीद में कि कहीं जिसकी ओर इशारा तेजस्वी कर रहे हैं वो समीकरण बदलता है, तब उनको बैकफुट पर ना जाना पड़े और बाद में उनको आप कह सकते हैं कि साइडलाइन ना करना पड़े कि ये हमारे वोट बैंक नहीं है। यानी अब उनकी नजर कुर्मियों पर भी है, जिस तरह से किसी जमाने में एनडीए की नजर यादवों पर होती थी, और यही कारण है कि नंद किशोर यादव जी को इतना बड़ा हुकअप मिला। तो कहने का तात्पर्य कि भविष्य की राजनीति जो भविष्य को साधने की कोशिश करता है, भविष्य को देख लेता है, वही चाणक्य कहलाता है। और आजकल नीतीश कुमार जी भी चाणक्य की भूमिका में है। इसका थोड़ा हमें ठहर कर इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी नहीं, इंतजार करना पड़ेगा, पर इंटरेस्टिंग है,
इंटरेस्टिंग है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से जुड़ रहे हैं, सुजीत कुमार, ताजा तरीन खबरें बताएंगे वहां से। पर मैं इस हर बात का जवाब भी लूंगा सुजीत से। आप सोचिए, डॉक्टर सुनील किस जाति के हैं? कुशवाहा के जाति से आते हैं, और उनको मंत्री कहां से बनाया जा रहा है? तो नालंदा से। इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आप ये देखिए कि जो पटेल सम्मेलन कराते हैं, कुर्मी सम्मेलन कराते हैं, जिनका नाम है उनका नाम क्या है जो कुर्मी सम्मेलन कराते हैं? कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल। कृष्ण कुमार मंटू पटेल। अब बताइए, वो सम्मेलन कराते हैं, उनको बीजेपी पुरस्कृत करती है। सुजीत, 7 के 7 मंत्री बीजेपी कोटे से, ऐसे ऐसे जगह से मंत्री बनाया जा रहा है जो मुझे नहीं लगता कि अगर राजनीतिक रूप से देखें तो जेडीयू इसको बहुत आसानी से लेगी। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। नीतीश कुमार, अगर पुराने नीतीश कुमार होते तो मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि नीतीश कुमार इसको गो अहेड दे देते। जब 43 विधायक रहते हुए बीजेपी उनको साइड नहीं कर सकी, मुख्यमंत्री का कुर्सी उनसे छीन नहीं सकी, तो अब की परिस्थिति में जब केंद्र में सरकार भी जेडीयू के मदद से चल रही हो और उसमें 7 के 7 मंत्री बीजेपी के हों, नालंदा से कुशवाहा समाज से आने वाले को मंत्री बनाया जाए, फिर पटेल समाज जो विधायक कुर्मियों की रैली कराता हो उसको बीजेपी मंत्री बना रहा हो, यह मैसेज क्या है? पटना में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं इस बात की? देखिए पंकज जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये जो मैसेज है वो बड़ा ही स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। इंजीनियर माफ करेंगे, शैलेंद्र जो हैं, जो बिहार शरीफ से विधायक हैं, इनकी गिनती कद्दावर कुर्मी नेताओं में होती रही है। ये अपने दम पर बिहार शरीफ में कुर्मी समाज का झंडा बुलंद करते रहे हैं शुरू से। अब रही बात कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल की, तो मंटू पटेल ने जब चंद रोज पहले पटना में कुर्मी एकता रैली की थी, उसी समय उन्होंने एक तरीके से अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश की थी, जिसमें एक हद तक वो सफल भी रहे। एक चीज और आपको मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूंगा पंकज जी, न केवल मंटू पटेल और न केवल शैलेंद्र, दरभंगा से 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। संजय सरावगी भी और जाले से जीवेश मिश्रा भी। जाले भी दरभंगा में ही आता है। तो और यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। एक तरफ जहाँ पे मंटू पटेल और शैलेंद्र हैं, जो कुर्मी कोयरी की बात है, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा से शैलेंद्र नहीं है, सुनील है, डॉक्टर सुनील कुमार। माफ करेंगे, डॉक्टर सुनील। तो ये एक तरफ जहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि दरभंगा नालंदा में, तो नालंदा में एक चीज मैं आपको और स्पष्ट करना चाहूंगा पंकज जी, क्योंकि नालंदा जो है ये यहाँ पे बहुत बड़ा एक राजनीतिक गेम का सेंटर बनने जा रहा है, ये एक इपिक सेंटर बनने जा रहा है एक तरफ अगर उसको कहें तो। वो इसलिए कि चंद रोज पहले ही मुस्तफापुर में आरसीपी सिंह ने इस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि वो सीएम नीतीश कुमार को उनके गढ़ में ही चुनौती देंगे। अब बीजेपी बिहार शरीफ से अपने सबसे बड़े चेहरे को मंत्री बनाने जा रही है। ठीक है, यद्यपि वो 5-7 महीने के लिए मंत्री बनेंगे, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो डॉक्टर सुनील हैं, इनका कद सतीश कुमार के बाद से गिना जाता था। सतीश कुमार वो हैं जिन्होंने बिहार में कुर्मी एकता को लेकर के बहुत काम किया था। कभी उनकी भी गिनती होती थी जब उन्होंने 90 के दशक में पटना में जब रैली की थी, तो उस रैली में कभी नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। उसके बाद से नीतीश कुमार का राजनीतिक रूप से एक तरीके से कहें तो बहुत बड़ा कैनवास एक फिट हो गया था। और उसी दौर, उसके बाद के दौर के अगर कहेंगे तो उसके बाद से ये बिहार शरीफ से हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि आने वाले समय में नालंदा जो है वो इपिक सेंटर इसलिए बन रहा है कि एक तरफ जहां बीजेपी अपने नए नवेले मंत्री के जरिए नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ वहां पे आरसीपी भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि वो नीतीश कुमार को वहां पे कड़ी चुनौती दे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हो रहा है। अब मंटू पटेल है, मंटू पटेल ने अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाने की कोशिश की थी और इसमें वो बहुत हद तक सफल भी रहे। मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी पटना में, तो पटना में ये चर्चा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पटना में ये चर्चा है कि आखिर बीजेपी ये कौन सी राजनीति की बिसात बिछा रही है कि वो एक कद्दावर नेता को नालंदा से ही उठा के और मंत्री बना रही है। देखिए, पोर्टफोलियो क्या मिलता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैसेज किया जाता है, ये बहुत मायने रखता है। जी पंकज जी। नहीं, मैसेज क्या जाता है यही मायने रखता है, और चुनाव से पहले परसेप्शन क्या बनता है
इनफैक्ट हम जनरल तौर पर भी कहते हैं कि परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज, और पॉलिटिक्स में तो ये और भी सच होता है कि भाई किसका भौकाल है। और भौकाल आप देखिएगा, अगर 1 महीने से सम्राट चौधरी 2 महीने से नीतीश कुमार के साथ चल रहे हैं तो कहा जा रहा है सम्राट चौधरी की खूब चल रही है। और जब नई नई सरकार बनी थी, सम्राट चौधरी आसपास दिखते नहीं थे तो कहा जा रहा था कि उनको नीतीश कुमार भाव नहीं दे रहे हैं। आपको याद होगा एक बार बीच में मिलने चले गए थे, नीतीश कुमार सोने जा रहे थे, चर्चा ये आ गई कि अरे नीतीश कुमार मिले नहीं, बहुत तरह की बात आने लगी सामने। सवाल ये है कि ये बातें भी सामने आई थी कि नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया, लेकिन बातें वही मैं कह रहा हूं कि दरअसल ये जो परसेप्शन बनता है इन तमाम तरह की बातों से, उसका असर तो अधिकारियों पर भी पड़ता है, उसका असर जनता पर भी पड़ता है, पब्लिक पर भी पड़ता है, और राजनीति में ये सब तो बहुत मैटर करता है। पर सवाल ये उठ रहा है कि कल जिस तरीके से निशांत बोलने लगे, निशांत कल कहने लगे ना कि भाई पिताजी को आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर करिए, और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों को बहुत एप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने कहा गठबंधन में इसलिए तारीफ कर दी। तो इसको लेकर के चर्चा क्या है? और दूसरी बात मैं आपसे सुजीत पूछना चाहूंगा कि आपकी जेडीयू के कई लोगों से बात हुई होगी, मेरी तो बात हुई है कई लोगों से, वो लोग कैसे देख रहे हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को? देखिए पंकज जी, पहले मैं आपकी दूसरी बात का जवाब देना चाहूंगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जदयू के जो नेता हैं वो इस पर बयान दे रहे हैं, लेकिन बड़ा नपातुला बयान दे रहे हैं, बहुत सॉलिड बयान दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारा तो कोटा लगभग फुल है और ऐसा कुछ नहीं है, बस ये तो बीजेपी का था, बीजेपी के हिसाब से यहाँ पे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही। देखिए यहाँ पे कई चीजें हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है जदयू का कोटा फुल है, लेकिन वो इनका ये भी कहना है कि सीएम का विशेष अधिकार है, सीएम जिसको चाहे अपना मंत्री बनाए, जिसको चाहे ना बनाए। लेकिन जदयू के जो नेता हैं, चर्चा ये भी हुई थी, आज सुबह तक चर्चा थी, बल्कि 11 बजे तक चर्चा थी कि जदयू के कोटे से भी 1 से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कई नाम भी आए थे, उनमें कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि फलाने बन रहे हैं, फलाने बन रहे हैं। जब हमने उसके लिए क्रॉस चेक करने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अभी सामने भी दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जदयू में इस बात को लेकर के स्पष्ट रूप से है कि भाई ये हमारा कोटा फुल है, बीजेपी का कोटा था, वो बीजेपी अपने कोटे को पूरा कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने निशांत का जिक्र किया। पंकज जी आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पिछले जहां तकरीबन 20 सालों से निशांत खोजने पर भी नहीं दिखाई देते थे, वो निशांत अब लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। देखिए जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 1 से 1.5 महीने के अंदर निशांत को बिहार की राजनीति में प्लांट कर दिया जाएगा। अब इसका प्लांट कहें या उनकी एंट्री कहें या उनका जो भी शब्द, नहीं वो तो है। और साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजभवन में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वो दिखाई भी पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए आरिफ मोहम्मद खान साहब जो कि बिहार के गवर्नर हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोहम्मद आरिफ खान, जी हाँ, जो कि केरल के गवर्नर हुआ करते थे, अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार आए। काफ़ी चर्चित चेहरे हैं देश ही नहीं दुनिया के, क्योंकि जहाँ तक तमाम धर्मों की जानकारी की बात है तो ज़बरदस्त तरीके से ये सारी बातों को जानते हैं, समझते हैं और अपने तरीके से बेबाक होकर के रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। महामहिम के आसपास, जी हाँ, एडीसी और साथ ही साथ तमाम लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर जीवेश मिश्रा, जी हाँ, जाले से विधायक, जोरदार विधायक, काफ़ी आप कह लीजिए दरभंगा से इनका जीतना, और साथ ही साथ इनका पिछला टर्म भी रहा है और पिछले टर्म में भी इन्होंने जोरदार तरीके से काम किया, फिर जीते। और देखिए किस तरीके से मिथिला के परिधान में, मिथिला के वेशभूषा में, धोती कुर्ता और उसी तरह का टोपी उसको पहने हुए, और मिथिला का जो गमछा होता है जो बोलते हैं वहाँ पर, देखिए उसको लपेटे हुए और संविधान की शपथ ले रहे हैं। जी हाँ, ये जो कि हम बता रहे थे आपको कि ये सारे नाम हैं
जो कि मंत्री बनने जा रहे हैं। तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जाले से विधायक जीवेश मिश्रा, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, वो शपथ ले रहे हैं और जो महामहिम राज्यपाल हैं, जी हाँ, मोहम्मद आरिफ खान, वो उनको शपथ दिला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर संविधान के प्रति जो इनका समर्पण होगा और उसके तहत ये बिहार की जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, नियमों के हिसाब से काम करेंगे, ये तमाम बातों की जिक्र करना होता है। तो पार्टी ने इनको मंत्री बना करके एक बार फिर से पुरस्कृत किया है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जीवेश मिश्रा, जो कि लंबे समय से प्रयासरत थे, जी हाँ, लंबे समय से 2024 में सरकार बनी, एक बार फिर से एनडीए की, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए और फिर कहा जा रहा था जीवेश मिश्रा मंत्री बनेंगे। अब कैबिनेट एक्सपेंशन हो नहीं रहा था, इसलिए जीवेश मिश्रा बने नहीं, लेकिन अब जीवेश मिश्रा मंत्री बन चुके हैं। वो हस्ताक्षर कर रहे हैं और उनसे हस्ताक्षर कराया जा रहा है और उन्होंने बखूबी जो औपचारिकताएं होती है उसको पूरी की हैं। तो हम जो बता रहे थे आपसे कि जीवेश मिश्रा मंत्री बनने जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बड़ी बात, बीजेपी कोटे से जो मंत्री बन रहे हैं जीवेश मिश्रा, मैंने आपको बताया, वो आप साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि और जिन लोगों की बात हम कर रहे थे, क्या वो मंत्री बनने जा रहे हैं क्या? जी हाँ, जो संभावित चेहरे की बात हम कर रहे थे लगातार, वो मंत्री बनने जा रहे हैं क्या? तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अगला नाम जो कि लगातार हमारे चर्चा में था कि क्या ये मंत्री बन रहे हैं। जी हाँ, जीवेश मिश्रा की बात तो हमने कर दी, अब अगला नाम कौन आता है ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो ये एक और तीसरे शख्सियत, जी हाँ, तीसरे शख्सियत जो पहुंच रहे हैं वो हैं, जी हाँ, वो देखिए, वो मैं चाहूँगा, मैं अपने पीसीआर के साथी से कहूँगा कि एक मंत्री का शपथ अगर आप दिखा सकते हो तो प्लीज़ जो वो कह रहे हैं एक बार ज़रूर आप सुनाने का प्रयास करें। राजू सिंह मुकेश सहनी के साथ थे, ये बीजेपी में आ गए। राजू सिंह जो है वो शपथ ले रहे हैं, जी हाँ, राजू सिंह शपथ ले रहे हैं, शपथ लेते हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं, जी हाँ। और राजू सिंह लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि राजू सिंह को लेकर के ये भी कहा जा रहा था कि दुखी चल रहे हैं, इनको मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन पार्टी ने इनको मंत्री बना दिया है। कई बार ये भी चर्चा हो रही थी कि जब विश्वास प्रस्ताव की बात हुई थी तो कहा जा रहा था कि राजू सिंह धोखा दे सकते हैं, लेकिन राजू सिंह बीजेपी में बने रहे और बीजेपी ने उनको पुरस्कृत भी किया। एक फार्म हाउस में पार्टी के दौरान डांस फ्लोर पर हवाई फायरिंग में महिला की मौत के मामले में विधायक राजू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अब बीजेपी ने मंत्री बना रही है, एक गंभीर आरोप है, जान लीजिए, पर पॉलिटिक्स का ये सब हिस्सा है। और आपको बता दें कि इस बार के कैबिनेट विस्तार में राजपूत, भूमिहार, वैश्य, अति पिछड़ी जाति से आने वाले विधायकों को जगह दी जा रही है। राजू सिंह साहेबगंज से विधायक हैं और इनको मंत्री बनाया जा रहा है। इन पर कई संगीन आरोप भी हैं। दिल्ली के फार्म हाउस में नए साल के जश्न में फायरिंग हुई थी, एक महिला की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। और यही बात हम आपको बता दें कि अब वो मंत्री बन रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। जी हाँ, इनको कुशीनगर से गिरफ्तार किया था, तो आप समझ सकते हैं इनको बीजेपी मंत्री बना रही है। अब सवाल उठता है कि अगला कौन नाम है, ये भी दिलचस्प है, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि अगला मंत्री, जी हाँ, अगले मंत्री के तौर पर शपथ कौन ले रहे हैं। तो
ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जी हाँ, क्या ये मोतीलाल प्रसाद हैं? तो ये मोतीलाल प्रसाद हैं, जी हाँ। और मोतीलाल प्रसाद, जी हाँ, तेली समाज से बड़े चेहरे मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने तमाम जातियों का समीकरण साधने का प्रयास किया है। और मोतीलाल जो कि शपथ लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि तेली समाज में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि कैसे बीजेपी ने तेली समाज को मंत्री बना करके उस समाज को साधने का प्रयास किया है। और आपको मालूम है कि चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, इसलिए तमाम जाति को अपने पक्ष में कर उनके वोट को हासिल करने का प्रयास जोरदार तरीके से किया जाता रहा है। और उसी कड़ी में बीजेपी का ये प्रयास हमें दिखाई पड़ रहा है। तो मोतीलाल प्रसाद, जी हाँ, तेली समाज से हैं, रीगा से विधायक हैं और बीजेपी के विधायक हैं। तो 7 के 7 मंत्री बीजेपी कोटे से मंत्री बन रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, जी हाँ। और किस तरीके से आप देख लीजिए कि ये मोहम्मद आरिफ खान के आगे नतमस्तक होते हुए, जी हाँ, उनका अभिवादन करते हुए स्वयं मोहम्मद आरिफ खान खड़े होते हैं और उसके बाद जो औपचारिकताएं होती है उसको पूरी की जाती हैं। तो देखिए ये राजभवन में साफ दिखाई पड़ रहा है। बड़ी बात। और ये पूरा जो कैबिनेट एक्सपेंशन का प्रक्रिया शुरू हुआ और कैसे आनंद फानन में राजभवन में किया जाएगा, ये तमाम बातें आज ही चर्चा में आई। और उसके बाद हम ये देख पा रहे हैं कि तमाम लोगों को इसमें जिनको मंत्री बनाया जा रहा है उनको साथ किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी तमाम जाति के लोगों को मंत्री बना करके उन जाति को जिस तरीके से साधने का प्रयास करती हुई दिख रही है, क्या चुनाव में ये वाकई फलीभूत होगा? ये एक गंभीर सवाल है और मुझे लगता है इसका जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक चुनाव हो नहीं जाता है। तो देखिए कैसे गवर्नर साहब के सामने, जी हाँ, मोहम्मद आरिफ खान के सामने मोतीलाल प्रसाद उनके सामने झुकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अभिवादन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है राजभवन बिहार पटना। तो अब अगला नाम पुकारा जाएगा, अगला नाम जल्दी ही और देख लीजिए ये, जी हाँ, ये वही चेहरे हैं निश्चित तौर पर जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे। कृष्ण कुमार मंटू पटेल कुर्मी समाज से आते हैं, अमनौर से विधायक हैं। अभी उन्होंने कुर्मी समाज का एक सम्मेलन कराया था, बहुत जोरदार तरीके से चर्चा में है। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या बीजेपी की नज़र अब कुर्मी समाज पर है? चूंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या अब कुर्मी समाज के इस विधायक को मंत्री बना करके बीजेपी क्या साधने का प्रयास कर रही है? निश्चित तौर पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है और ये बड़ी बात है। अब सवाल उठता है कि इनको मंत्री बनाकर बीजेपी जिस भी रणनीति से ये काम कर रही है, क्या उसमें सफल होगी? ये देखने वाली बात होगी। तो ये सारे नाम जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो चर्चा का विषय तो है ही। हम चाहेंगे अपने संवाददाता के पास, जी हाँ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास जाना चाहेंगे। जी हाँ, तो सुजीत, मैं विनय जी भी हमारे साथ हैं। सुजीत, मैं आ रहा हूँ। विनय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ध्रुव कुमार जी, अब तो साफ दिख रहा है कि दरअसल बीजेपी बिल्कुल एनडीए पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही है। बीजेपी के प्रधानमंत्री गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, आज मीटिंग हुई, उसमें आप देख लीजिए तावड़े से लेकर के जितने बड़े नेता हैं वो सब दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब बीजेपी अपनी बातों को बखूबी आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही है बिहार की राजनीति। लग रहा है नेटवर्क इशू है। सुजीत जवाब दीजिए।
बीजेपी के इस एक्सपेंशन को, जो ये नीतीश सरकार में एक्सपेंशन हो रहा है, उसको लेकर के पटना में क्या चर्चा है? आरजेडी क्या कह रही है, उसके नेता क्या कह रहे हैं? जी देखिए पंकज जी, यहाँ पर विपक्ष जो है वो अपने पूरी तरीके से अपने काम में लगा हुआ है। मैं आरजेडी के साथ साथ पीके का भी नाम यहाँ जोड़ना चाहूंगा। पीके का भी बयान आया था, उनका ये कहना था कि एक्सपेंशन को लेकर उन्होंने कहा कि समय कम है फिर भी हो रहा है और ये वोट बैंक के हिसाब से हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा, पीके ने ये कहा कि जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया उनको तो 10 गांव के लोग भी नहीं जानते होंगे। ये पीके की बात हुई। अब आरजेडी की बात है, आरजेडी अपने हिसाब से उस पर हमला कर रही है। देखिए जहां तक पटना में कैबिनेट एक्सपेंशन की बात है, यहाँ पर चर्चा का ये विषय है, इसमें दो चीजें हैं। इस चर्चा में दो अहम चीजें हैं। पहली अहम चीज ये है कि जब सबको पता है कि 5-7 महीने बाद ही इन लोगों को अपने मंत्री पद से हटना पड़ेगा, जब विधानसभा चुनाव होंगे, जब उसके बाद से इन लोगों को हटना पड़ जाएगा। तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि बिहार में नीतीश सरकार को एक्सपेंशन करना पड़ा और विशेष रूप से बीजेपी को अपने विधायक 7 विधायकों को मंत्री बनाना पड़ा। अब पहली चर्चा ये है। दूसरी चर्चा ये है जो अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे, वही चर्चा मैं इसका फिर से जिक्र करना चाहूंगा। कुर्मी, कोयरी और एक जिले से 2 विधायक, आखिर उसको कैसे साधना चाहती है बीजेपी, जिसमें मंटू पटेल का भी नाम है और बिहार शरीफ से जो सुनील है उनका नाम है। ये बहुत दिलचस्प है। ये पूरे एक्सपेंशन का ये 2 अहम पॉइंट है और वो है मंटू पटेल और सुनील। ये बहुत बड़ी बात है पंकज जी। आप जो इस चीज को कुछ दिन पहले कह रहे थे, मैंने इसी चीजों को पटना के लोगों से जानने की कोशिश की थी। चर्चा इन लोगों में ये भी है कि बीजेपी अब अपने दायरे को बढ़ा रही है। वो बढ़ाने की कोशिश में इसलिए है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ये दिखाने की जरूर कोशिश करे कि न केवल जदयू ही नहीं बल्कि बीजेपी भी इस समाज की हितैषी है। वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है और इस मैसेज में अभी ओथ जो हो रहा है, जो सेरेमनी भी चल रही है, वो सेरेमनी इस मैसेज को इस सेरेमनी के माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है। ये अभी भविष्य के गर्भ में है कि इसका एडवांटेज कितना बीजेपी को मिलेगा नहीं मिलेगा, वोटर टर्नआउट कितना होगा नहीं होगा इस समाज का, वो बाद की बात है। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी ने इस चीज का मैसेज दिया और ये मैसेज लोगों में चर्चा का विषय। उस काम में बीजेपी सफल रही। उसका काम, बीजेपी का ये काम था कि वो एक चर्चा का विषय बना दे और वो हो गया। अगर माउथ पब्लिसिटी भी बहुत बड़ी बात होती है, शायद उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही थी। और एक चीज मैं और यहाँ पे आपको अपडेट करना चाहूंगा पंकज जी। जीवेश मिश्रा बीजेपी की जो सदस्यता अभियान जब चली थी प्रदेश में, उसको वो प्रभारी बनाए गए थे और उसके बाद से ये एक रिपोर्ट भी आई थी कि बिहार में बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान को बहुत बेहतर तरीके से चलाया था और शायद ये एक तरह का रिवॉर्ड है जीवेश मिश्रा के लिए कि जीवेश मिश्रा ने अपने काम को बेहतर तरीके से किया, इसके बाद से उनको मंत्री बनाया गया। तो ये जीवेश मिश्रा के लिए है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, दरभंगा से संजय सरावगी और जीवेश मिश्रा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक जिले से 2 मंत्री बनेंगे। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक दृश्य दिखाना चाहूंगा पंकज जी, चूंकि एक एक करके कुछ लोग भी बाहर निकलने शुरू हो गए हैं कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद से, और मैं कुछ गहमा गहमी और बड़ी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको दिखाने की कोशिश करूं, हालांकि मैं उसको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि पीछे ठीक मेरे कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पंकज जी। ये ठीक पीछे कैमरा को मैंने घुमाया हुआ है। कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं शायद नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो कैमरा जो है वर्क नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं अपनी पुरानी बातों पर फिर आना चाहूंगा। एक्सपेंशन के माध्यम से बीजेपी ने जो कोशिश की थी मैसेज देने की, चाहे वो कुर्मी हो, कोयरी हो या फिर वैश्य हो, अति पिछड़ा हो या फिर फॉरवर्ड में राजपूत हो, वो एक हद तक कामयाब रही है। जी पंकज जी। चलिए, तो एक हद तक कामयाब रही। सवाल फिर वही उठ रहा है कि क्या बीजेपी अपने मकसद में कामयाब होगी? इसका असली इम्तहान तो चुनाव में होगा। हमारे साथ ध्रुव कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, लंबे समय से जुड़े रहे, विनय कुमार जी और सुजीत कुमार, आप तमाम मेहमानों का जी हाँ। तो आप देख लीजिए, अब सभी लोग राष्ट्रीय गान के लिए, नेशनल एंथम के लिए खड़े हो गए हैं और जो महामहिम राज्यपाल हैं उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर एक्सपेंशन का काम पूरा हो चुका है और एक्सपेंशन का काम पूरा होने के बाद जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी की जा रही हैं। पर मुझे ये दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पर
कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने दांव को अच्छे तरीके से खेला है, जी हां, क्या इसका फायदा आरजेडी उठाना चाहेगी? क्या अब से आरजेडी लगातार जेडीयू को कॉर्नर करना चाहेगी? जेडीयू इस पूरे मसले को किस तरीके से देखेगी? कल निशांत जो कि अचानक मीडिया में आते हैं और बहुत तरह का बयान देते हैं, उसका मतलब क्या होगा? क्या इसके भी मायने हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स में हर बातों के मायने होते हैं। तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया, उसमें बीजेपी को कितनी सफलता मिलती है, हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। ध्रुव कुमार, आपका, सुजीत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपने मंत्रिमंडल को बनाने की रणनीति बनाई है, उसमें एक पॉलिटिकल एज लेने की पूरी कोशिश आरजेडी करेगी। और ये मान के चलिए कि आरजेडी इसको इस मामले में बख्शने वाली नहीं है, और आरजेडी का भी सेंटर वही होगा जो इस डिबेट में हम लोग कर रहे थे, कुर्मी और कोयरी, नालंदा और छपरा। तो ये आप मान के चलिए कि इस पॉलिटिकल एज को आरजेडी भुलाने की पूरी कोशिश करेगी। और ये भी स्पष्ट है कि इसका जवाब देने में जदयू को भी सोचना पड़ेगा। ठीक, चलिए, सोचना पड़ेगा, लेकिन जो भी होगा हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। तो बिहार की बात में इतना ही। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।